बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको कहेंगे खुश आमदीद। बजट ट्रांसमिशन 2025-2026 के अंदर बजट तो कल पेश किया जाना है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह रिवायत को बरकरार रखते हुए इक्तिसादी सर्वे 2024-25 पेश कर दिया गया है। तो हमने सोचा कि ये महफिल जो है सजाई जाए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अंडरस्टैंड कर सकें आप लोग भी और हम लोग भी कि बेसिकली बजट जो है वो कैसा रहेगा, हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, क्या वाकई में एक आम आदमी जो है वो बजट से मुतासिर होगा, क्या उसको कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा। ये लेमैन्स लैंग्वेज में कोशिश करेंगे समझने की। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और मैं हूँ आदिल निज़ामी। बल्कि साथ में ये बताएंगे कि साल 2024-25 में वो कौन कौन से अहदाफ थे हुकूमत ने जो अपने लिए मुकर्रर किए थे, जिनको मीट कर सकी हुकूमत, और कौन से ऐसे जो मीट नहीं कर पाई। आम अल्फाज में हमने साल 2024-25 में क्या खोया है, क्या पाया है। जिस तरह आज वज़ीर ख़ज़ाना ने प्रेसर में बताया कि सबसे पहले तो महंगाई बढ़ने की जो शरह है 60 सालों में कम तरीन सतह पर आ गई। मतलब कि ये कह लें कि एक मिरेकल था, क्योंकि लोग खासे महंगाई की वजह से परेशान थे। साथ साथ ग्रोथ रेट का भी बता रहे हैं कि वो भी मनफी से मुस्बत में 2.68 तक चली गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इस सारी सिचुएशन कितने रियलिस्टिक हैं ये नंबर्स, और क्या वाकई में जो अहदाफ रखे गए थे उनको हमने अचीव किया है या नहीं किया, और इन नंबर्स की रोशनी में अगले साल का बजट किस तरह का हो सकता है, इसके ऊपर हमने सारे सवालात उठाने हैं, इसको समझने की कोशिश करनी है। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद होगा। हमारे साथ फरहान बुखारी साहब माहिर मईशत मौजूद हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे इस सारे बजट को भी और इक़्तिसादी सर्वे को भी। और उसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर अली सलमान साहब मौजूद हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्राइम है। वो इदारा जो कि पॉलिसी रिसर्च के ऊपर काम करता है, एक थिंक टैंक से इनका ताल्लुक है। माहिर मईशत भी आपको भी वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर अली हमें ज्वाइन करने के लिए। तो आगाज़ मेरे ख्याल से हम फरहान बुखारी साहब से कर लेते हैं। प्रेसर में भी थे आप, क्या देखा आज वहाँ पर, और जो गवर्नमेंट ने क्लेम किया 2024-25 का बताया कि कौन से ऐसे अहदाफ थे जो उन्होंने हासिल कर लिए, ओवरऑल कैसे देखते हैं साल 2024-25 इकोनॉमिक सर्वे जो गवर्नमेंट ने आज पेश किया है? या हासिल नहीं की? हाँ, कुछ वो ज़्यादा उनके बारे में जिक्र करना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ा तबका है जो कि ज़राअत पे जिनका इन्हिसार है। बिल्कुल। और इस साल के नंबर्स ये बता रहे हैं कि ज़रूरी मईशत हमारी सिर्फ निस्फ फीसद के मुताबिक के इर्द गिर्द बढ़ी है, यानी 0.6%। अब ये तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। दूसरा जो परेशानी का एक अदद उन्होंने दिया, और वो बहरहाल नज़र भी आ रहा है कि जो हमारी बड़ी सनतें हैं वो 1.5% या 1.6% से कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं, यानी नेगेटिव में गई हैं। अच्छा, इसका बहुत बड़ा एक जो असर होगा वो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो नौकरियां मिलने की, जॉब क्रिएशन तो आप भूल जाएं। अच्छा, फिर एक और कोई स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने कहा कि जी बहुत बेहतर रुझान नज़र आया, लेकिन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का अली सलमान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर साहब बेहतर तौर पे बता सकते हैं, और इनके इंस्टीट्यूट की तहकीक भी बड़ी मानीखेज़ है। वो ये है कि मैंने हमेशा ये सुना है कि जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो स्मिडा के तहत आती हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़, इसको रिसर्च के नुक्ता नज़र से इसके ऊपर पूरी तहकीक करना मुश्किल हो जाता है, और जो इसके नंबर्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि 100% वो नंबर्स रिलायबल हों। तो इस पे अगर आप डॉक्टर साहब हमें बता सकें कि ये क्या सही ऑब्जर्वेशन है या ये मुबालगा है। दूसरे बहरहाल टैक्स पे हम बाद में बात करेंगे। अगर हम मेरे ख्याल से एक एक करके बात कर लेते हैं। हम थोड़ा सा, आपने ज़रूरी तरक्की की बात की, रखा गया था टारगेट 2% का, लेकिन हुई सिर्फ 0.56%। जी बिल्कुल। और उसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वो भी किया जा रहा था कि जी हमने बड़ी तरक्की कर लिया, एंड देन ज़राअत के शोबे के ऊपर टैक्स लगाने तक की बात की जा रही है। वाई डू यू सी कि इतनी ज़्यादा तरक्की हुई नहीं है हमारी ज़राअत के शोबे के अंदर, एंड देन वी आर गोइंग टू टैक्स इट। उसके बाद हम डॉक्टर साहब की तरफ चलेंगे। देखिए, इसमें दो जो बड़ी फसलें ख़राब हुई हैं, उसमें एक तो कपास है, दूसरी गंदम है। और आपको और मुझे भी वो दिन याद है यहाँ पे शहर इस्लामाबाद में, जबकि खौफनाक बारिश और उसके साथ खौफनाक ज़्यालाबारी कुछ अर्सा पहले हुई थी, उस वक्त जबकि गंदम की फसल कटने चली थी। उससे ये पुठवार के इलाके में भी बहुत नुकसान हुआ, लेकिन मजमूई तौर पे क्लाइमेट चेंज के हवाले से के नतीजे में जो कुछ इमरजेंसी बुनियाद पे हमें तैयारी करनी चाहिए, ख़ासतौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, वो हम नहीं कर रहे। वो लफाजी में बातें ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन काम ज़मीन पे नहीं हो रहा। मसलन हमें बहुत बड़े पैमाने पे हीट रेजिस्टेंट वीट के सीड्स
बीज, क्योंकि बीज से इब्तिदा होती है। वी आर नॉट रेडी फॉर द क्लाइमेट चेंज। वो क्लाइमेट चेंज के नतीजे में जो मसाइल हैं और आपके किसान खासतौर पे जो छोटे किसान हैं वो बेचारे रुल रहे हैं। अच्छा, ये तो क्लाइमेट चेंज एक इशू हो गया, लेकिन ओवर अगर हम देखें तो प्राइस उस तरह से नहीं मिल पाई, वो भी सामूहिक शिकवा था। वो पिछले साल का पंजाब गवर्नमेंट का फेलियर है और चाहे वो कोई उसे छुपाने की कोशिश करे, सरकार में कहा जाता है कि जी वो तो साल गुजर गया। भाई ठीक है गुजर गया, लेकिन उसकी हिट इतनी बुरी हुई है कि नतीजे में अगर आप घर घर किसी देहाती इलाके में 3-4 जगहों पे जाएं तो आपको उसका रोना आज भी नज़र आता है, क्योंकि उसके नतीजे में जो नुकसान हुआ, किसान मकरूज़ हुए। कईयों ने गंदम कम काश्त की इस सीज़न में, कईयों ने गंदम काश्त की लेकिन उसमें इनपुट्स कम डाली, जिसकी वजह से नताइज अच्छे नहीं निकले। तो ये एक वो साइकिल है जो कि चला आ रहा है और उस नुकसान को किसान भूले नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमें गवर्नमेंट का इंटरेस्ट भी इसके अंदर उतना ज़्यादा नजर नहीं आ रहा। वो तो आपने सुना होगा पंजाब में तो एक नई एयरलाइन भी खड़े करने चले, तो उस तरफ ज्यादा प्रायोरिटीज जो है ना वो प्रायोरिटाइजेशन कर रहे हैं और गवर्नमेंट पंजाब एक नई एयरलाइन। डॉक्टर साहब, आप परफॉर्मेंस जो है इस फिस्कल ईयर की 2024-2025 की इस इक्तिसादी सर्वे के तनाजुर में कैसे देख रहे हैं? जी, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम सब एक इकोनॉमिक कन्वर्सेशन का हिस्सा हैं और पिछले कुछ सालों से जो हम बतौर मजबूरी जो हम इकोनॉमिक क्राइसिस और माशी बहरान देख रहे हैं, उसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि ये डिस्कोर्स में काफ़ी इजाफा हो गया है। पब्लिकली डिस्कशन मईशत के ऊपर और मीडिया के ऊपर भी बहुत बेहतर हो गई है, जो कि खुश आइंद अमर है। अगर हम इसको इकोनॉमिक सर्वे के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 4-5 हमें पहले देखने पड़ेंगे इसके डायमेंशंस जो आज वज़ीर ख़ज़ाना ने पेश किए। एक तो इससे पहले मैं उसमें जाऊं, थोड़ा सा एक लिमिटेशन जो डाटा के हवाले से है वो ये है कि इसके अंदर जो कवरेज है वो आम तौर पर 9 महीनों की होती है, सर जुलाई से लेकर मार्च तक की। कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनका डाटा अप्रैल तक अवेलेबल है, लेकिन मोस्टली जो भी नंबर्स हमें आज बताए गए हैं वो पूरे साल के नहीं हैं और ये ऐसा ही होता है हर साल, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। ठीक है। तो एक तो मेरा ख्याल है जो मैं हमें इस साइकिल को हमें रिविज़िट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें जब तक पूरा एक साल का हमारे पास वो एनालिसिस मौजूद ना हो और ये कहीं जाकर सितंबर अक्टूबर में अपडेट हो तो हम एक सही पिक्चर पेश नहीं कर सकते, तो मतलब जज नहीं कर सकते पूरे साल की परफॉर्मेंस। तो मे भी हुकूमत को ये चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे को ये बजट के बाद रखें, क्योंकि ज़ाहिर है इसका बजट मेकिंग अलग प्रोसेस है। इकोनॉमिक सर्वे एक कंपाइलेशन ऑफ डाटा है, इसको एक साल के बाद रखें ताकि पूरी पिक्चर आ सके। अभी भी हम थोड़ा सा हैंडीकैप फील करते हैं कि भी हम कैसे कमेंट करें। ठीक है। अब जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ ले लें, इसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हुई है, इसके अंदर टैक्सेस रेवेन्यू की और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की बात हुई है, ट्रेड की बात हुई, इन्फ्लेशन की बात हुई, इंटरेस्ट रेट की बात हुई। 7-8 मेजर चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो कि हर साल पेश होते हैं। उसमें ऑब्वियसली जो हमारा ग्रोथ रेट है वो एक एज्यूम्ड नंबर है इस वक्त 2.68% का। वो एक एज्यूम्ड है माइनस से चले, क्योंकि अभी तक जो डाटा है वो मार्च तक का है। ओके, ठीक है। और ये आखिरी जो क्वार्टर का डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं, कोई आखिरी क्वार्टर मुकम्मल भी नहीं हुआ, तो ये जाकर जुलाई अगस्त में डाटा आएगा हमारे पास। यानी कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग किस तरह ग्रोथ हो रही है, एग्रीकल्चर कितनी ग्रोथ हो रही है, ये एक आप समझेंगे पूरी पिक्चर मौजूद नहीं है। तो इसके जो अंडरलाइन जो आज अभी वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया, और मैं कहता हूँ कि चलें हम फेस वैल्यू पर ले लें तो वो 2.68% है, जो कि पाकिस्तान जैसे मईशत के लिए बहुत कम ग्रोथ रेट है। हमें हमारी मईशत के लिए, हमारी यंग इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, तो हमें बहुत और इसके अंदर जिस तरह भी फरहान साहब भी कह रहे थे जी, डॉक्टर साहब टारगेट भी तो बड़ा कम रखा है, 3.6% का टारगेट रखा असल में। तो ये भी करना मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। IMF के प्रोग्राम में हो तो उसके अंदर फिर वो ग्रोथ है वो सेकंड प्रायोरिटी होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जिसको हम इस्तेहकाम या स्टेबलाइजेशन कहते हैं कि जी हमारा, उसका मतलब आम अल्फाज में ये है कि जितना हम हुकूमत जैसे टैक्स रेवेन्यू अर्न कर रही है या नॉन टैक्स रेवेन्यू का अर्न कर रही है और जितने अखराजात हैं उसके अंदर फ़र्क कम से कम हो, उसमें हुकूमत ने थोड़ा बेहतरी दिखाई है, मैं ये ज़रूर एडमिट करूँगा और इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट का नंबर है, अगेन ऑन द फेस वैल्यू जो नंबर्स रिपोर्टेड हैं उसके मुताबिक तकरीबन 3% से कम है, जो कि पिछले कई सालों के मुकाबले में बहुत बेहतर नंबर है। इतना हमें कम
फिस्कल डेफिसिट अभी तक देखने को नहीं मिला। और उसकी रीज़न क्या है? हमारी आमदन बढ़ गई है, हमारे खर्चे कम हो गए हैं? दोनों चीज़ें किसी हद तक हैं। उसमें यह है कि हमारी आमदन में इस साल जो नंबर्स आ रहे हैं रेमिटेंसेस ही नजर आती हैं कि वो दो चीज़ें हैं ना, एक है हुकूमत की आमदनी, एक है हुकूमत की आमदनी वो जिसमें टैक्स रेवेन्यू है और नॉन टैक्स रेवेन्यू है। दूसरा ये है कि मुल्क की आमदनी, उसमें रेमिटेंस है, उसमें एक्सपोर्ट है, तो वो दोनों चीज़ों को हमें फ़र्क देखते हैं। जो बड़ा मसला होता है कि हम हुकूमत के जो अपने अखराजात में हम कैसे कमी ला सकते हैं, उसमें हुकूमत ने कुछ अनाउंसमेंट्स तो की हैं, लेकिन जब तक ये बजट कल पेश नहीं हो जाता, मुहिम जो सारी चीजें थी, कुछ मिनिस्ट्रीज को जम करना, खत्म करना, उसका एक मिनिमल सा इम्पैक्ट आया नहीं। कुछ मजीद मेहमान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब खालिद खोकर साहब चेयरमैन है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, मलिक बोस्तान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब आप चेयरमैन फॉरेक्स डीलर एसोसिएशन के। खोकर साहब आपकी जानिब आएंगे। आज जिस तरह बताया गया कि इंडस्ट्री आपकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है 0.56% उसने ग्रो किया है इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान में, तो इस फिगर को जो आज वजीर खजाना ने दिया कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, मैं इस वक्त जो ज़राअत में की बिल्कुल तबाही हो चुकी है जी, ज़बूहाली का शिकार है, और काश्तकार के इस वक्त ना घर के हालात अच्छे हैं, ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना उसकी ये कैपेसिटी है कि अगले साल वो बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कर सके, बल्कि अगली फसलों में वो कर सके, क्योंकि उसे सिर्फ गंदम की फसल में 1 मई 2024 से लेके मई 2025 तक 2200 अरब रुपया सिर्फ उसे गंदम में नुकसान किया गया, उसके जेब से डकैती की गई, उससे निकाला गया। मेरी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थी काश्तकार की 3400 रुपया, जो पिछले साल खुद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब ने निकाली थी 3410 रुपया, और हमें रेट मिला 1900, 2000, 2100 रुपया, यानी कि तबाही फेर दी गई बिल्कुल ही ज़राअत के ऊपर। फिर ये है कि हमारी जो अभी बात हो रही थी क्लाइमेट चेंज से, इस दफा गंदम को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि गंदम के लिए मौसम अच्छा रहा है। मार्च में मौसम ठंडा हुआ, जिससे आपका ग्रेन वेट पूरा हुआ और अच्छी पैदावार हो गई। उसके बावजूद जो काश्त में कमी थी, उसकी वजह से आपकी कोई 29 लाख टन गंदम आपको पिछले साल से कम मिली, क्योंकि काश्त में कमी थी, क्योंकि काश्तकार उस वक्त यकीन नहीं कर रहा था कि मुझे रेट मिलेगा नहीं मिलेगा। ये भी काश्त ना हो, अगर उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहबा आके यकीन न दिलाती अक्टूबर में, जब उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे प्रेस को बताया कि काश्तकार भाइयों मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगी, तुम्हारा मुनाफा मैं यकीनी बनाऊंगी, तो काश्तकारों ने यकीन किया और गंदम काश्त की। अगले साल गंदम की काश्त में बहुत बड़ी कमी आ रही है, बहुत बड़ी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि 2 साल से काश्तकार सरासर नुकसान में है, उसको पैदावारी लागत नहीं मिली। फिर एक चीज और है जी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि हमें कहा गया कि IMF ने इसको डीरेगुलेट करवाया है, कि IMF की पाबंदी है कि आप सपोर्ट प्राइस ना दें। पिछले साल सपोर्ट प्राइस ना दी गई, लेकिन 8 अगस्त को एक हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी किया और उन्होंने उसको रेगुलेट कर दिया दोबारा, और रेट तय किया 2600, 2650, 2675 रुपया, 3-4 रेट थे, लास्ट 2675 था। इससे ऊपर सेल होगी तो FIR दर्ज होगी, और वो भावन नगर में काश्तकारों के ऊपर FIR 2800 रुपये को पर्चे भी दर्ज हुए, जबकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 3410 रुपए थी। अब मुझे आप एक चीज बताएं कि जिस फसल में अगर काश्तकार को मुनाफा ही ना मिले और उसकी पैदावारी लागत भी उसको 1000-1200 रुपए फी मन नुकसान हो जाए, तो वो ज़राअत कैसे कर सकता है? प्राइस को देख लें, अब यूरिया अगर आपने लेनी है, DAP आपने लेनी है, देखो जी मुझे बात खत्म कर जी मुझे मेरी बात खत्म कर दें प्लीज, ठीक है ना जी। अच्छा, मेरी रीजन वाइज मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो फर्क है, इंडियन काश्तकार को यूरिया मिलती है पाकिस्तान रुपीज में 1000 रुपए की, मुझे मिलती है 4500 रुपए की। इंडियन काश्तकार को DAP मिलती है 4000 रुपए की पाकिस्तानी रुपीज में, मैं बात कर रहा हूँ, हमें मिलती है 13000 रुपए की। इंडियन काश्तकार को डेली इंडियन पंजाब में 8 से 10 घंटे बिजली फ्री मिलती है, हमारा 50 से 60 रुपए फी यूनिट है। दूसरा, अब मैकेनिज्म देखें दुनिया में क्या है प्राइस का, यहाँ प्राइस का कोई मैकेनिज्म नहीं है। जब तक प्राइस का मैकेनिज्म नहीं आएगा, हम खुद कफील नहीं हो सकते उस वक्त तक, अगर काश्तकार को उसकी कीमत ही ना मिले। ये फसल हमारी थी गंदम की, जो भी हमने सेल किया 2024 में काश्त की, और 25 में हमने उसको हार्वेस्ट करके सेल किया। 24-25 की फसल थी। ठीक है। आज से 8 माह पहले इंडियन फार्म दुश्मन मुल्क के काश्तकार को अगले साल की 8 माह पहले अगले 25-26 का रेट दे दिया गया काश्तकार को। इसे कहते हैं फ्यूचर मार्केटिंग, कि काश्तकार को 2 साल पहले पता होगा कि मुझे ये रेट मिलेगा, ये मेरी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, और वो काश्त करेगा। पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत खुशी के शादियाने बजा रही है कि हमने आटा सस्ता किया। भाई किसकी कीमत पे किया? काश्तकार का मौशी कत्ल करके।
देखे ना, ये तो वो है कि मुर्गी हलाल कर दो। खालिद साहब, अब तो फिर टैक्स लगाने की भी बात की जा रही है, फिर तो बड़ा मसला होने वाला है। और मैं वो टैक्स की इस वक्त हमारी ज़राअत, हमें पता है कि IMF के निशाने के ऊपर है टोटली। और अगर हमारे इनपुट्स के ऊपर GST लग गई, यानी कि खाद के ऊपर, पेस्टिसाइड के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, सीड के ऊपर, तो फिर पढ़ लें ज़राअत के ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि ज़राअत पहले ही फिजिबल नहीं है, फिर बिल्कुल ही फिजिबल नहीं रहेगी, बिल्कुल ही नहीं रहेगी। अच्छा खालिद साहब, थोड़ा सा ये समझाइएगा। एक परसेप्शन ये क्रिएट किया जाता है या पाया जाता है कि भाई ये जो फसल कम हो रही है, गंदम की या दीगर फसलें जो हैं, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से कम हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज मसला नहीं है, बल्कि काश्तकार जो है वो डिसहार्ट होकर, मायूस होकर कम काश्तकारी कर रहा है। पहले सबसे पहले तो ये वाली चीज़ हम क्लियर कर लेते हैं, ऐसा ही है? देखे पहले मैं क्लाइमेट चेंज का असर पड़ा है आम के बाग के ऊपर, किन्नूक के बाग के ऊपर क्लाइमेट चेंज का असर हुआ है, ठीक है ना जी। गंदम को क्लाइमेट ने 2 सालों में फेवर किया, पिछले 2 सालों में, ये जो 24-25 का था या 23-24 का, गंदम को फेवर किया। मार्च में मौसम ठंडा हुआ। मैं 92 से काश्तकारी कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल काश्तकार हूँ। गंदम को क्लाइमेट चेंज ने बिल्कुल फेवर किया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और उससे आपकी पैदावार अच्छी हुई है। ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं, इस साल भी अच्छी पैदावार थी, पिछले साल भी अच्छी पैदावार थी। हमें असल चीज है रेट नहीं मिला। गंदम हमारी तमाम, मुझे थोड़ा टाइम दे रहा, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ। गंदम हमारी तमाम फसलों का इंजन है जी। अगर गंदम का रेट अच्छा मिलेगा, पैदावार अच्छी आएगी, सारी फसलें अच्छी हो जाएगी, काश्तकार के पास पैसे होंगे, अगली फसलों पे खर्च कर सकेगा। 2 साल पहले हमें रेट मिला 3900, पिछले साल हमने आपको एग्रीकल्चर की ग्रोथ दी 6.25। पिछले साल अगर रेट नहीं मिला तो 0.56 आपकी ग्रोथ आ गई। $बिलियन का नुकसान हुआ है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट देखें, कुछ 6 से 7 बिलियन डॉलर का बनता है पिछले सालों की निस्बत, इतना बड़ा। लेकिन इस पे कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुई, कोई पूछने वाला नहीं है। एक जुल्म देखें, इससे बड़ी कोई और हो सकता है दुनिया में? मुझे कोई मिसाल दे दे कि मैं एज ए पाकिस्तानी काश्तकार अगर कॉटन उगाता हूं जो कैश क्रॉप है, तो मेरे ऊपर 18% GST है। अगर अमेरिकन काश्तकार पाकिस्तान में भेजता है तो 100% टैक्स फ्री है। ये एक ऐसी चीज है कि दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां इतना बड़ा अपने काश्तकार के साथ जुल्म हो रहा हो। ठीक है। देखो ना, कोविड-19 में ये हुआ कि दुनिया में हमारी प्रोड्यूस का रेट भी ऊपर चला गया, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ऊपर चली गई। अब दुनिया में प्रोड्यूस का रेट भी नीचे आया, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नीचे आ गई। हमारी प्रोड्यूस का रेट तो दुनिया से भी नीचे लाया गया। सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज को इसका रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं कि इतनी कम जो पैदावार हुई है या इतनी कम गवर्नमेंट नीयत को, मैं गवर्नमेंट की, देखो जी, मैं गवर्नमेंट की नीयत को, मैं नीयत की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट की नीयत यही थी कि उन्होंने शहरी और देहाती की तकसीम कर दी। उसके बाद वो जो एक पैकेज अनाउंस किया गया था किसानों के लिए पंजाब के अंदर। अच्छा, वो ट्रैक्टर्स, मैं वो ट्रैक्टर्स, मैं वो स्कीम के बारे में बता देता हूँ। देखिए जी, हमें एक फसल में 2200 अरब का नुकसान है, बाकी फसलों में इस तरह नुकसान हुआ है। जो मैं पैकेज दिया गया वो सेम इसी तरह है कि बस में 50 लोग बैठे थे, डाकू आ गए, डाकुओं ने सबको लूट लिया। लाखों रुपए लूटने के बाद उन्होंने 3, 4, 5 लोगों को 1000 रुपए किराया दे दिया। ये है वो पैकेज हमारा, कि हमें लूट लिया, डकैती कर ली, खाली कर दिया। उसके बाद चंद हजार रुपए अगर फर्ज किया, उसका इंपैक्ट पता क्या आता है? मुझे रेट मिला है 1800 से 1900 रुपए फी मन कम रेट मिला है असल रेट से गंदम का। और जो 15 अरब रुपए का पैकेज है उसका इंपैक्ट आता है 27 रुपए फी मन। कुल अंदाजा कर ले, अगर 1800 रुपए के बदले मुझे 27 रुपए मिले तो मैं क्या करूंगा उससे? क्या मेरी ज़राअत ठीक होगी? फिर एक चीज और करते हैं जी, यहाँ पे ज़राअत की बात कोई नहीं करता, सियासत होती है। हमारे इकोनॉमिक इश्यू को सोशल इश्यू बनाया जाता है, छोटा काश्तकार, बड़ा काश्तकार। भाई हम पर एकड़ ज़राअत की बात करें, पर एकड़ कैसे हम पैदावार बढ़ा सकते हैं। एक चीज इंश्योर करें कि काश्तकार को उसकी पैदावारी लागत भी मिले, साथ 25% भी मिले। हर पूरी दुनिया में एक मैकेनिज्म है प्राइस का, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में कोई मैकेनिज्म नहीं है। अच्छा खालिद साहब, एक चीज मैं जानना चाहूंगी आपसे, उसके बाद मैं चाहूंगी कि फरहान बुखारी साहब की तरफ चलते हैं हम। ये बताइएगा कि इस वक्त जो टैक्स लगाने की बात की जा रही है, अभी तो इंतजार ही है, वैसे लेजिस्लेशन सूबों में हो ही चुकी है ज़राअत के शोबे में टैक्स लगाने के लिए। आप लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया, आप लोगों से रिकमेंडेशन मांगी गई जो कि स्टेक होल्डर हैं इस शोबे के? देखिए जी, हम पाकिस्तानी भी नहीं है, हम इंसान भी नहीं है जी। हमें पाकिस्तानी इंसान तस्लीम नहीं किया जाता। बहुत ही मायूस लग रहे हैं आप तो। मैं खा के कह रहा हूँ, बहुत ही मायूस है। मैं हल्फन कह रहा हूँ, नहीं, मैं हल्फन कह रहा हूँ कि किसी भी काश्तकार को, ये नहीं मुझे, मैं कहता हूँ किसी भी काश्तकार को इस मामले में शामिल नहीं किया। ना वफाकी हुकूमत ने शामिल किया IMF के पास जाने से पहले, ना पंजाब ने। इस वक्त तक चीफ मिनिस्टर पंजाब ने किसी फार्मर से इस दफा कोई मीटिंग नहीं की, कोई मुलाकात नहीं की, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई और अगर ये टैक्स लग जाता है, हमारे इनपुट्स के ऊपर लग जाता है, ये इनकम टैक्स लगता है,
तो पढ़ ले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर हम इस मुल्क में ज़राअत नहीं कर सकते। फिर अच्छा, इसमें ऑलरेडी अहम चीज़ है कि किसानों के लिए कौन सी ऐसी इमरात हैं जो हुकूमत दे, क्या आपके मुतालबात हैं, क्या तजावीज़ हैं हुकूमत आगे बजट पेश करने जा रही है, जल्दी से बताएं, फिर बुखारी साहब के तबसरा इस पे। हाँ, आपने ये सबसे अच्छी बात की है सर, ठीक है ना जी। पहली बात तो ये है कि दुनिया के साथ हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, रीजन के साथ हमें मिला दें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में। अब ये ना हो कि बिजली का यूनिट हमारा हमेशा होता था इंडस्ट्री से हाफ से कम, अब हमारा इंडस्ट्री से भी ज्यादा है। आज से 3-4 साल पहले 5 रुपए 35 पैसे था 1 यूनिट 1 रेट था, अब हमारा 50 से 60 रुपए यूनिट चल रहा है जी। एक नंबर 2, खादें, आज से 3 साल पहले हमारी यूरिया का रेट था 2100 रुपया, आज 4500 रुपए रेट है, जबकि हमारी फसलों का रेट पहले से कम हो गया है। इस तरह DAP 4-5 हजार रुपए थी, वो 13,000 रुपए चली गई है। हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को नीचे लाया जाए, नंबर 1, कोई नया टैक्स ना लगाया जाए, कोई नई GST लगाया जाए, बिजली का यूनिट मैक्सिमम 10 रुपए किया जाए, और उसके अलावा हमें मैकेनिज्म दिया जाए कि काश्तकार को एक चीज इंश्योर की जाए, हमें नाजायज मुनाफा नहीं चाहिए, बिल्कुल नाजायज नहीं चाहिए। जो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हो, इंटरनेशनल थंब रूल है के साथ 25% काश्तकार का प्रॉफिट, इससे ऊपर हमें कभी सेल ना करने दे। सख्ती करे हुकूमत, बेशक करे, लेकिन इतना कर दे। अब आपके सामने है कि मक्की का काश्तकार भी मर गया अभी, कि जब मक्की नहीं आई तो रेट 3600 रुपए था, जो ही मक्की की हार्वेस्टिंग शुरू हुई रेट 2000 रुपए पे आ गया, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 2800 रुपए की है। इससे पहले प्याज आया हमारा, आप यकीन कर ले, मैं खुद प्याज का काश्तकार हूँ, मेरी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 30 से 35 रुपए पर केजी, मुझे मिला 8 रुपए किलो। गाजर, मूली, गोभी, मतलब आप कह रहे हैं जो अल्टरनेट जो क्रॉप्स थी उस जानिब भी गए हैं, वहां भी कुछ मिला नहीं। टमाटर के प्राइस हम देख रहे हैं वो बड़ी नीचे आ गए, प्याज का भी आपने तस्करा कर दिया, दीगर जो अजनास है उनकी भी कीमतें इसी तरह। चलें अभी ट्रांसमिशन एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक का बुखारी साहब से जानेंगे कि कौन से ऐसे मसाइल है, हुकूमत क्यों एक बड़ा मुल्क पे आबादी जो है वो किसान या एग्रीकल्चर से मुंसलिक है, उनको रिलीफ क्यों नहीं दे पाती है हुकूमत। हर बार ये शिकवे हमें देखने को मिलते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। हम इस वक्त मौजूद है बजट ट्रांसमिशन 2025-2026 के अंदर। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। हम चलते हैं मलिक बुस्तान साहब की तरफ, जो कि चेयरमैन है फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन के, और उनसे जानते हैं कि वो क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं या फिर उनको क्या उम्मीद है और कैसा उन्होंने पाया अभी तक ये जो हमारा पिछला फिस्कल ईयर गुजरा है। बुस्तान साहब, मैं चाहूँगी कि आप जो है थोड़ा सा अनफोल्ड करें। अब आपने इस इक्तिसादी सर्वे को किस तरह से देखा है, एंड देन आपकी उम्मीदें, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। देखो जी, उम्मीदें बड़ी हौसला अफजा हैं, इतने भी मायूस नहीं होना चाहिए। जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, क्लाइमेट चेंज है, जंग के आपके सामने हौसला अफजा है अभी तक जो नंबर सामने आए, जो डिटेल सामने आई हैं। देखो जी, पाकिस्तान की मैं समझता हूँ जो इकनॉमिक ग्रोथ है दिन ब दिन बढ़ रही है और रिकॉर्ड कायम कर रही है, ऐसी नहीं है। अभी दुनिया की हम इस वक्त 46 से कम होकर 40 नंबर पे आ गए, और हमारा जो GDP है 400 अरब डॉलर तक चला गया, 372 से बढ़ के। इस तरह हमारा फी का आमदनी 1662 डॉलर से बढ़ के 1824 डॉलर पे चली गई है। तो हमारी बहुत सी चीजें पॉजिटिव है, ऐसी बात नहीं है। हमारा जो है ये रिकॉर्ड कायम कर रही है हुकूमत इन हालात में, जब दहशतगर्दी का सामना है, जंग का सामना है, पूरी दुनिया दहशतगर्दी ने पाकिस्तान की KP की और बलूचिस्तान को तबाह करके रख दिया। पाकिस्तान के आपने ये चीज देखी होगी, जब भी पाकिस्तान की मैशत पटड़ी पे आती है, पाकिस्तान के दुश्मन सरगर्म हो जाते हैं और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए और पाकिस्तान तरक्की करे। हमारी जो है इस वक्त जो बड़ी फसलें हैं वो गो जरूर कम हुई है, जैसे फरमा रहे थे। गन्ना में पैदावार कम हुई है, गन्ने में कम हुई है, चावल में कम हुई है, मकई में कम हुई है, 5 जो बड़ी हमारी फसलें थी। लेकिन उसके साथ साथ बागात में बड़ी ग्रोथ हुई है। इसी तरह आपकी जो है आम में बड़ी ग्रोथ हुई है, सर्विसेज में बड़ी, IT में खास तौर पे बड़ी ग्रोथ हुई है। तो हमारी कई चीजें अच्छी हैं, कई प्लस हैं, लेकिन प्लस ज्यादा हैं। तो हमें पाकिस्तान के हालात को देखते हुए, जिस तरह एक मैशत तबाह हो चुकी थी, पूरी पाकिस्तान दुनिया में तन्हाई हुए था। इस वक्त पाकिस्तान की बजाय इंडिया तन्हाई में चला गया, और इस जंग ने पाकिस्तान को वाज़ेह बढ़तरी दी है। दफा में भी और मैशत में भी आज पाकिस्तान की हर जगह प्रिजाई हो रही है। उनकी हर जगह उन पे मुकालक उनके मुंह पे थूका जा रहा है कि तुम लोग दहशतगर्दी खुद करते हो, सारा इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दो। डॉलर की ऊंची उड़ान, लेकिन हमने देखा साल 2024-25 में डॉलर जो है स्टेबल रहा, 275-280 के दरमियान रुका रहा।
तो ये कितना इसकी रियल जो है कीमत थी, असल कीमत यही थी डॉलर की, कि जिस माजी में हम देखते रहे हैं इस तरह के दावे किए जाते रहे हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर को रोके रखा उसकी कीमत को? ये सारे खुद साख्ता फाइनेंस मैनेजर हैं, इनको पता ही नहीं इकानमी का। आप रीजन में देखें ना, बांग्लादेश का जो है 95 रुपये, इंडिया का 82 है, और तो और अफगानिस्तान देख लें जिसका 70 रुपये है, तो उससे सीख लें कुछ। हमारा रुपया अभी भी अंडर वैल्यू है। मैं समझता हूँ ये बड़ी आसानी से 250 पे जा सकता था। आपने देखा 2 साल पहले डॉलर 340 से कम हो गए 270 पे, और इसाक डार साहब ने ट्वीट किया डॉलर का रेट और भी कम हो सकता है, और 250 वाकई हो सकता था। लेकिन बदकिस्मती का आई अपने जैसे ये बता रहे हैं, हम शिकंजा में बांधे हुए हैं, और हम पाकिस्तान ने जो 25 अरब डॉलर के सालाना लोन अदा कर रहे हैं, उन्होंने कहा जो अपने रिजर्व जो है कम से कम 16 अरब डॉलर तक ले जाएं। तो पिछले 2 साल में स्टेट बैंक को 9 अरब डॉलर इंटर बैंक मार्केट से खरीद के अपने रिजर्व बिल्ड करने पड़े। 8 अरब डॉलर से आज अल्लाह का शुक्र 13 अरब डॉलर पे पहुंच चुके हैं, तो 3 अरब डॉलर का फासला रह गया। तो ये अगर डॉलर स्टेट बैंक ना खरीदता और तो रुपया मजबूत होता और 250 से बड़ी तो बुस्तान साहब, आपको लगता है कि अभी गवर्नमेंट का फुटप्रिंट जो है, अगर हम स्पेशली ये डॉलर की प्राइस के अंदर देखें, माजी में तो हमने देखा है और आपको पता है ऐसी स्पेकुलेशंस भी चलती रही थी कि मार्केट में डॉलर फेंका गया था। इसाक डार साहब जब वज़ीर ख़जाना थे उस वक्त इस तरह की खबरें आई थी। अभी आपको लगता है कि मार्केट के अंदर गवर्नमेंट का फुटप्रिंट है या अब नहीं है? देखो जी, मैं सबसे देखो, ये कभी नहीं कहा जाता कि डॉलर फेंका गया या बेचा गया, सिर्फ ये बताया जाता है कि डॉलर रिजर्व बिल्ड करने के लिए कितने आपने इंटर बैंक से खरीदे हैं। तो वो डॉलर को इस पर मुस्तहकम किया गया, रुपये को नहीं किया गया। अगर डॉलर ना खरीदा जाता तो रुपया मुस्तहकम होना था और रुपया डॉलर का रेट गिरना था। तो ये पहली दफा हुआ है। आपने देखा कि इतने ज्यादा फ्लो आए थे जब लोगों ने देखा कि, और मैं समझता हूँ इसका सारा क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जाता है, जिन्होंने आते सारी पहला जो उन्होंने काम किया, उन्होंने स्मगलरों के खिलाफ और माफी के खिलाफ ऑपरेशन जारी किया आपके सामने। ईरान में, अफगानिस्तान में जितने भी माफिया थे उनको, और हुंडी हवाला ऑपरेटर को और गैर कानूनी मनी, बिल्कुल आप एक मैसिव ऑपरेशन हमने देखा, बहुत सारे लोगों से पैसा जो है जब्त भी किया गया। बुखारी साहब, डॉलर की जो कीमत है इस पर पाकिस्तान में डिबेट होती रही है कि आर्टिफिशियल तरीके से हुकूमत उसको कंट्रोल करती रही है, जिस तरह अभी बुस्तान साहब भी फरमा रहे हैं कि मजीद कम हो सकती है। मैंने जिस तरह पहले आपसे भी अर्ज़ की, आयशा यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी मैंने अर्ज़ किया है कि मैं असूलन एक्सचेंज रेट पे स्पेकुलेट क्या सराही नहीं करता, क्योंकि लोग सुन लेते हैं और फिर उसके ऊपर किस्म किस्म की बातें होती हैं, बल्कि वो खरीदो फरोख्त भी शुरू हो जाती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी शुरू हो जाती है डॉलर की। बिल्कुल, हालांकि मेरे पास कोई डॉलर्स नहीं इतने, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये एक ठहराव की कैफियत है। अराउंड मेरे ख्याल में 280 रुपये का एक्सचेंज रेट है, जो कि काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। बिल्कुल। और हुकूमत ने, और जिस तरह ये बुस्तान साहब ने जिक्र किया, इसमें आर्मी चीफ का भी रोल एक रहा है, ये स्टेबलाइज कर लिया है एक जगह पे। अब उम्मीद हमें यही रखनी चाहिए कि स्टेबिलिटी रहे। कैसे स्टेबलाइज किया है फरहान साहब? इस वक्त जो आप कह रहे हैं कि बड़े अरसे से एक एक्सचेंज रेट चल रहा है 280 के करीब, कैसे किया है? वो देखिए ना, स्टेबलाइजेशन में इस वक्त तो खैर सबसे बड़ी जो स्टेबलाइजेशन का टूल है वो ये एश्योरेंस है कि पाकिस्तान फाइनेंशियली 2 साल कबल के बरक्स आज वो एक तरह से अफ्लोट है। मतलब 2 साल पहले तो लोग खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की बात करते थे, श्रीलंका की मिसाल देते थे, तो लोग धड़ाधड़ भाग रहे थे कि जी डॉलर जितने ख़रीद सकें, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा था। दूसरा, गैर कानूनी तौर पे होर्डिंग भी हो रही थी, उसका भी कुछ ना कुछ अजाला किया गया है। ठीक है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ है, तो हमारा अब इस साल अगर एक कोई अच्छी खबर है तो वो ये है कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में है। उसकी हमें बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। हमारे तारकीन वतन जो बाहर हैं वो रेमिटेंसेस जो भेजते हैं, तो उससे हमारी फिर एक हिसाब किताब बेहतर होता है। मतलब माजी के मुकाबले 10 बिलियन यूएसडी जो है ज़्यादा आया, मतलब 37 से 38 बिलियन यूएसडी पे पहुंच गया। जी बिल्कुल। और अभी अगले साल का भी बहरहाल आएगा, टारगेट आएगा कि कितना टारगेट गवर्नमेंट रखेगी, तो ये सिलसिला भी चल रहा है। और मजमूई तौर पे चूँकि इस वक्त कोई पैनिक की कैफियत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए लोग भाग नहीं जा रहे कि जी मैं जो भी मेरे पास पैसे हैं तो उससे मैं डॉलर्स खरीदूँ, ये नहीं हो रहा।
तो ज़ाहिर है उसकी, और फिर मेरे ख्याल में कुछ स्टेट बैंक ने कुछ कंडीशंस भी लगाई हैं कि आप गैर ज़रूरी तौर पे मार्केट में जाके किसी मनी चेंजर से ये नहीं कि आंखें बंद करके जितने पैसे ले लें, उसमें भी कुछ लिमिट्स हैं। एक कैप है उसमें भी कम हुआ है जो पहले आवाम के दरमियान आवाम का था ट्रस्ट डेफिसिट गवर्नमेंट के ऊपर, वो भी कम हुआ है। ज़ाहिर है अब ये वक्त के साथ साथ ये जो सूरत हाल एक चली है और कोई पैनिक की बीच में सिचुएशन नहीं आई, फिर रिजर्व्स भी बढ़े हैं, बेहतर हुए हैं। तो ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फैक्टर्स मिला के थोड़ा सा बेहतर है। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, से वापस आएंगे। तो ये जो हमारी मुआशी तरक्की है, ये जो ग्रोथ हुई है, उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। एक तो ज़राअत की हमने बात करी, सर्विसेज, और इसके साथ LSM की बात करेंगे कि ये दोनों जो हमारे सेक्टर्स हैं ये कहाँ पर स्टैंड करते हैं और इसके अंदर कितनी तरक्की होनी चाहिए थी और कितनी हुई है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं, जरा बात कर लेते हैं पर कैपिटा इनकम जो है। आज इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान में ये बताया गया कि उसमें भी तकरीबन $150 फीकस जो है वो इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ डॉलर जो है स्टेबल, जिस ब्रेक से पहले हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, ये पर कैपिटा इनकम में इजाफा और डॉलर का स्टेबल होना और साथ में स्टॉक मार्केट के नित नए रिकॉर्ड क्या कहते हैं? एक तो पहली बात ये है कि ज़ाहिर है हमारा जो एक्सचेंज रेट स्टेबल रहा है पिछले एक साल में, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है इकॉनमी के लिए। और उसमें जिस तरह हम पहले भी फरहान साहब भी बात कर रहे थे, और इसमें मैं एग्री करूँगा कि फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे बड़े, हम IMF प्रोग्राम में गए, रेमिटेंस में इज़ाफा हुआ और इस तरह की चीज़ों से फिर हमारा जो इंपोर्ट कवर है वो बेहतर हुआ। आज से 1-1.5 साल पहले हमारे पास 2-3 हफ्ते की इंपोर्ट का कवर था, तो अब 2.5 मेरा ख्याल है इस वक्त महीने के बराबर है। तो यकीनन ये बेहतर है, जिसकी वजह से फिर हमारा एक कॉन्फिडेंस इन द एक्सचेंज वो बढ़ जाता है। लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई फुटप्रिंट नहीं है और ये टोटली फ्री मार्केट नहीं है इस वक्त, लेकिन उसका एक जो इंटरवेंशन है थोड़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। और उसके अंदर ये है कि बैंक्स की को डायरेक्शन दी गई है सेंट्रल बैंक की तरफ से कि आपने अपने इंपोर्ट की LCs को एक्सपोर्ट की LCs के अगेंस्ट हेज करना है। तो ये एक थोड़ा माइक्रो मैनेजमेंट है। एक्सचेंज रेट यानी कि गवर्नमेंट का फुटप्रिंट है अभी भी इसके अंदर। फुटप्रिंट है, लेकिन ये उस तरह का आप समझ लें कि एक्सप्लिसिट फुटप्रिंट नहीं है जिस तरह हम पहले देखते थे कि जी हम बहुत ज़्यादा कोई पब्लिक पोजीशन ले ली है, क्योंकि इसके अंदर अनाउंसमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जिस तरह हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर बार बार कहते थे कि जी हमने $1 रेट अचीव करना है, तो वो एक नेगेटिव उसका होता है असर इकोनॉमी के ऊपर। अच्छा, अभी मलिक मुस्तान साहब जिस तरह फरमा रहे थे कि अभी भी उसका प्राइस 250 के अराउंड आ सकता है, आपका क्या टेक है इसको? मेरा ख्याल है ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो प्राइस नीचे हमारी और डिवैल्यूएशन की तरफ जाएगा। इस वक्त जो बजट है अगले साल का, उसमें जो अंडरलाइन एजम्पशन है वो ₹290 की रखी गई है। तो हम थोड़ा सा डिप्रिसिएशन की तरफ जाएंगे, तो 250 तो मुझे रियलिस्टिक नहीं लगता इस वक्त। ये फोरकास्ट करना डॉक्टर साहब के ऊपर जाएगा रेट या नीचे आएगा, ये तो फिर आप कंट्रोल करने की बात करें ना, इसमें आपको फिर अगेन वही बोली बात कि गवर्नमेंट का फुटप्रिंट आपको इसके अंदर नजर आ जाएगा। मार्केट क्यों नहीं डिसाइड करने दिया जाता कि अगर डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है तो उसको जाने दिया जाए? जैसे फेयर की जो समझते हैं ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि चूंकि हमारी एक्सटर्नल पेमेंट्स बड़ी हद तक डिपेंड कर रही होती हैं हमारी एक्सचेंज रेट के ऊपर, उन चीज़ों को हमने अपने बजट में शामिल किया है कि हमने इस साल कितने कर्जे वापस करने हैं, हमने IMF के या बाकी इदारों कितने पैसे वापस करने हैं। तो अगर एक्सचेंज रेट हमारी तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करे, स्पेशली अगर डिप्रिसिएट हो, तो उसकी कॉस्ट ऑफ डेट सर्विसिंग बहुत बढ़ जाएगी। तो लिहाजा एक एजम्पशंस हमें रखनी पड़ती है गिवन द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ये नहीं कि हम कंट्रोल करें, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ हमें नंबर्स और एजम्पशंस पर चलना पड़ेगा। तो ₹290 का इस वक्त जो अनाउंस्ड नंबर्स हैं अगले साल के बजट और हम फोरकास्टिंग जो है, क्योंकि हम डेटा की जब बात करते हैं वो भी हमारे पास, जो हम स्टार्ट में भी बात कर रहे थे, वो भी हमारे पास उस तरह से इतना एक्यूरेट मौजूद नहीं होता। तो फोरकास्टिंग हम उसके मुताबिक कर पाते हैं बेहतर तरीके से? अगर तो देखिए ना, अगर तो ये फोरकास्टिंग इंडिपेंडेंट एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म से हो रही है और इसमें मुख्तलिफ इदारे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, गवर्नमेंट खुद काम कर रही है, IMF है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसके अंदर हमें एक इंडिकेटर्स मिल सकते हैं कि जी हम कहाँ तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ये गवर्नमेंट का मसला नहीं है, हमारा बहुत बड़ा जो इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट सेक्टर है वो इंपोर्ट भी करता है ना, तो वो अपने पूरे साल की बिजनेस प्लानिंग पे $1 का नंबर इंसर्ट करता है कि जी हमने लेट्स से $100 मिलियन की इंपोर्ट करनी है।
तो अगर वो नंबर बहुत फ्लक्चुएट कर दे तो उनके लिए फिर एक मुश्किल पैदा हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि इसको आज़ाद रखना चाहिए, मार्केट फोर्सेस के मुताबिक चलना चाहिए। जैसे ये प्रेशर ज़्यादा होता है, जिस तरह अभी प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि हम ये टैरिफ रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, अभी हमने उसके अंदर बात नहीं की, तो जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो इम्पोर्ट ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगी अगर एक्सचेंज रेट फ्री मार्केट के मुताबिक हो, लेकिन हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और वो हमसे होता नहीं है। वो होता नहीं है। फरहान साहब, आपका क्या टेक है इसके ऊपर, ये जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं? ये बिल्कुल को कि अभी तक वाज़े तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो ये 290 एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं वो अगले फिस्कल ईयर में उसके बारे में आम तौर पर प्राइवेट सेक्टर में भी बात ये हुई है कि कुछ ना कुछ कम होगा, लेकिन वो पहले वाली सूरत हाल के बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, खुदा न खास्ता, वो ना होना चाहिए, ना वो मेरे ख्याल में होने का कोई अंदिया है। इस वक्त तो वो सूरत हाल नज़र नहीं आती। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि उसके अलावा मईशत के जो और अहम पहलू हैं, मतलब ये तो हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, जहाँ पे जैसे बात हुई वहाँ पे एक बड़ा एक नैरो एक छोटा सा तबका है जो कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है। हमें ज़्यादा मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए ज़्यादा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की ज़रूरत है। मैं चाहूँगी स्टॉक मार्केट के ऊपर हम करें बात, नेक्स्ट आवर में भी हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी। खालिद खोकर साहब से मैं चाहूँगी कि कुछ वो एक तो उन्होंने रिकमेंडेशंस पहले भी दी हैं, मज़ीद अगर लग जाता है, टैक्स लगा दिया जाता है ज़राअत के शोबे में, फिर आगे फिर क्या मैकेनिज़्म होगा, फिर क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी? अगर खुदा ना खास्ता हमारे ऊपर टैक्सेस लगते हैं तो फिर हमने दुनिया से बड़ा सबक सीखा है जी। अगर क्लर्क हड़ताल करता है तो कलम छोड़ हड़ताल करता है, अगर ताजर करता है तो शटर डाउन हड़ताल करता है, अगर सनतकार करता है तो अपनी इंडस्ट्री बंद करता है। हमें भी साफ जाहिर है कि अपना कारोबार ज़राअत का बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अब देखें ना, अब 2 सालों से हमें हर फसल में नुकसान हो रहा है, ये हुकूमत को भी पता है, सबको भी पता है। हम तो हुकूमत से बार बार गुजारिश कर चुके हैं कि हुकूमत आए और आकर टीवी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताए कि काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या और उसको रेट क्या मिल रहा है। चले गंदम को ले कपास को मलिक मोहसिन साहब, आप भी वन लाइनर, हमें एंडिंग की तरफ जाना है, आगे ब्रेक है, तो आप भी बता दें कि जिस तरह डॉलर के प्राइस के ऊपर भी आपने सुन लिया उनका भी कमेंट कि उसका 290 उसकी असल कीमत होनी चाहिए, क्या कहते हैं? देखो, मेरा इख्तिलाफ है इससे। पिछले साल 209 रखा गया था और डॉलर का रेट आपके सामने 270 को टच किया। इसी तरह उससे पिछले साल 295 रखा गया था और IMF ने कहा था कि 340 का हो जाएगा, तो उसकी उल्टी मार्केट हो गई। तो ये कहना जरूरी नहीं है कि अगर हुकूमत ने इस पे अपना बजट फिक्स किया तो आया रेट भी वही रहेगा। रेट क्योंकि हमारी डिमांड इतनी नहीं है जितनी सप्लाई ज्यादा है। हमारे 1.5 करोड़ पाकिस्तानी जो ओवरसीज है सिर्फ वर्किंग वो जो मैं उनकी तादाद बता रहा हूँ, और 1 करोड़ पाकिस्तानी वो है जो वहाँ पर बिजनेस। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया मलिक बुस्तान। थैंक यू सो मच। खालिद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारा पैनल जो है अगले घंटे के लिए वो हमारे साथ मौजूद होगा। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमने जाना कहीं है, देखते रहिए।